वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द मयूर क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, आफ्टर 8 डेज के बाद, 8 to 9 डेज के बाद ये वीडियो अपलोड होने जा रही है। आई एम बिजी इन समथिंग एल्स। आज के बाद आई विल प्रॉमिस कि मैं डिले नहीं करूँगी, वीडियोस को रेगुलर डालूंगी। कभी कभार अगर हो गया डिले तो कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होगी तो ही डिले होगी, अदरवाइज अब डिले नहीं होगी। आई नो 8 डेज का गैप पड़ चुका है, और आगे से तो मैं 8 डेज का गैप तो कभी नहीं आने दूंगी। 1 डे या 1 डे, 1 या 2 डे का गैप ही आएगा। हम लास्ट टाइम चैप्टर्स कर चुके थे, व्हाट इज गवर्नमेंट किया था हमने, लास्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, आपको पता है ये जो मैंने जो सीरीज चलाई हुई है ये व्हाट लाइन टू लाइन है, और इसमें हर चीज़ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होती है। आई होप आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, लाइन टू लाइन नहीं चाहिए या क्रक्स में चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सक डीएम ऑन इंस्टाग्राम। विराम मयूर क्लासेस का एक चैनल है मेरे, उसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में भी, वट एवर आपको जैसे भी मुझे बताना है आप मुझे बता सकते हो। जो भी मेरी गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं बोलती मेरे बारे में अच्छाई ही बताओ, अगर जो गलतियाँ हैं प्लीज़ एक्सप्लेन इट। जो भी गलती है आप उसे अच्छे से बताओ कि हाँ आपकी यहाँ पे गलती है, मैं उसको रेक्टिफाई करके ठीक करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश क्या करूँगी, मैं उसे ठीक ही करूँगी। कोशिश तो अलग चीज़ हो गई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निकल गया हमारा व्हाट इज गवर्नमेंट। हमारे चैप्टर का नाम है, एक्चुअली मुझे चैप्टर ही नहीं दिख रहा, मिल गया, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब की एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of democratic government. इसमें हम पढ़ेंगे working of the democratic government के बारे में। These includes people participation, the resolution of conflict and equality and justice के बारे में। ठीक है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इन सब के बारे में। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट्स पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। अब कह रहा है कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रेसेस हैं, लोगों की बहुत सारी मतलब बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। ज्यादातर वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, ब्लैक लोग रहते हैं, मतलब जिनका कलर ब्लैक है। वाइट कम टू देयर टू सेटल। अब वाइट्स क्या है, वहां पे सेटल होने के लिए आए हैं। एंड इंडियंस हु कम एज ए लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और इंडियंस वहां पे क्यों हैं, या तो वो लेबरर हैं या तो वो ट्रेडर्स हैं, इन्हीं दो रीजन से हैं। आगे एक स्टोरी बताई हुई है, इस स्टोरी को छोड़ो, हमें जो मेन चाहिए इसमें से, चलो स्टोरी से ही समझते हैं, नहीं छोड़नी कोई स्टोरी। Maya, Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू एक 11 साल की लड़की है, अफ्रीकन लड़की है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो एक टाउन में रहती है जोनसबर्ग में अपनी मदर के साथ। जो वहाँ पे क्या काम करती है, वॉज हेल्पिंग हर क्लियर अप ओल्ड बॉक्सेस को क्लियर करने का काम कर रही है, हेल्प कर रही है अपनी मदर को। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसको एक ना स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें पिक्चर्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ स्टिक ऑन है। There were many pictures of young schoolboy around 15 years of age. यहाँ पे बहुत यंग पिक्चर्स है, स्कूल बॉयज हैं जिनकी एज 15 साल है। When she asked her mother who the boy was, जब वो अपनी मदर से पूछती है कि ये लड़का कौन है,
शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पेट्रिसन। वो उसे बताती है कि इनका नाम कौन है, हेक्टर पेटिसन। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, माया वॉज शॉक्ड। उसे पता लगता है कि ना ये जो लड़का है इसे किसने गोली मारी थी, पुलिस ने गोली मारी थी, पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। और ये सुन के ना माया को बहुत शौक लगता है। और वाई, वो पूछती है क्यों, आपको वही कोई बोल दे कि यहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये गोली बजी थी, तो आप भी पूछोगे ना कि क्यों बजी थी। Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. अब अपार्थाइड लॉज क्या होते हैं, रंग भेद के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि गोरे हैं तो सुपीरियर हैं, काले हैं तो इन्फीरियर है। अपार्थाइड लॉज के अंडर साउथ अफ्रीका पहले गवर्न होता था। अपार्थाइड मीन सेपरेशन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस के ऊपर उनको सेपरेट किया जाता था। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। मैंने आपको बोला ना काले गोरे का डिफरेंस। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. अब इनको ना अलाउड नहीं था एक साथ रहना, एक साथ चीजें शेयर करना, या इनको एक साथ जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, नहीं। इंफीरियर हो, इंफीरियर बन के रहो, कोई तुम्हें सुपीरियर बनने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट होता था, समझ रहे हो। Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. अब जब उसकी मदर बता रही थी ना तो उनको गुस्सा आ रहा था कि अपार्थाइड की लाइफ कितनी गंदी थी, अपार्थाइड के लॉज कितने गंदे थे, कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स देखी होंगी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक, लोगों वाइट लोग बोलते थे, और जो बाकी थे वो तो ऐसे ही चुप रहेंगे। Hector and the other school students were being to force learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. अब वाइट जो थे वो कौन थे, जो अमेरिकन थे, बाहर से आए थे, हमने ऊपर पढ़ा। अब उनकी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते थे। बट अब जो साउथ अफ्रीकन की लैंग्वेज थी जुलू, अब वो जुलू नहीं सीखते थे, वो बोलते थे तुम हमारी लैंग्वेज सीखो। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप बाय द प्रोटेस्टर्स mercilessly and shot at the crowd। अब साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी वो क्या करती थी, बिना कोई दया ही नहीं है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, कुछ कोई भी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो क्या करते हैं कि शॉट शूट करते हैं, किसको, क्राउड को शूट करने के लिए, शूट एट द क्राउड, क्राउड के ऊपर शूट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ, उनके ऊपर शूट कर रहे हैं, क्राउड के ऊपर शूट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। कोई मर्सी ही नहीं है, कोई दया आती ही नहीं है। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। उनमें से एक को मार दिया गया था, एक बुलेट लग गई थी, किसको, हेक्टर को। और वो, दिस वाज ऑन 16 जून 1976। ये कब हुआ, 16 जून 1976 में हुआ था। मैं लिख देती हूँ 60, ये 16 जून 1976। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट a group of people, sorry, the African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years। अब इनके लिए किसने फाइट की थी, नेल्सन मंडेला ने। बहुत देर तक फाइट की थी, और उनको सक्सेस कब मिली थी, 1994 में। और यहाँ पे क्या बनाई थी, डेमोक्रेटिक कंट्री with in which people of all races were considered equally। तब उन्होंने बोला था कि जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, कंसीडर कैसे करेंगे, इक्वली कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, एम्बुलेंस। अब क्या होता था, जो वाइट पीपल थे ना उनके लिए एम्बुलेंसेस होती थी, उनके लिए नीट एंड क्लीन चीजें होती थी, उनके लिए सेपरेट ट्रेन, बसेस, हर चीज अलग हुआ करती थी।
नॉन वाइट्स को ये सब कुछ अलाउड नहीं था, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? अब रेगुलर इलेक्शंस क्यों चाहिए? पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग जो है वो रियल किंग है, वो अपने कामों के लिए लोगों को चुनते हैं, एमपीज एमएलएज वगैरह को चुनते हैं कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके और उनका उनको वहाँ पे उनके लिए एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके, हर चीज़ प्रोवाइड करवा सके, वो सब कुछ है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अब इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट, अब इलेक्शन होती है 5 साल के बाद, वोटिंग होती है, यहाँ पे प्रोसेस है गवर्नमेंट चूज करने का। अब यहाँ पे इन अगस्त 2005 व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट increase the money, people had to pay for electricity। अब लोगों ने क्या पे करना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना शुरू किया। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल शार्पली, अब यहाँ पे डिसअप्रूवल आने लगा, रैलीज निकलने लगी, ऑर्गेनाइज्ड सिग्नेचर कैंपेन्स होने लगे। अब जब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से ही लोग चलेंगे ना। लोगों ने वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स करना शुरू किए, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब माया की स्टोरी को पढ़ के हमें पता लगा कि हमारे पास राइट है यूज करने का, हम अपनी चीजों को वो कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमें आज़ादी है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, खुद चुन सकते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, भाई आपने ये काम हमारे लिए क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, किस वजह से नहीं किया, ठीक है। अब कुछ तो रीजन होगा, बिना रीजन के तो हो नहीं सकता कि आपने नहीं किया। हम आपको पे क्यों कर रहे हैं? अब हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने का मतलब क्या है, हम मतलब सरकार को क्या दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी सैलरीज निकलती है पूरे साल की हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स से ही उनकी सैलरीज उनके सारे खर्चे निकलते हैं, तो इट मीन्स हम टैक्स दे के किसको पे कर रहे हैं, हम उनकी सैलरीज निकाल रहे हैं पूरे साल की, किसकी, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट में जो भी पार्टीज बैठी हुई है उनकी सैलरीज कौन निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें और तो कुछ भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और इन सब चीज़ों के बारे में है। हम इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट ये कन्फ्लिक्ट, नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ये क्या है, किसके ऊपर है, ये तमिलनाडु की स्टोरी है, इसके बारे में इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में हम कल पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को आप ट्राई करोगे। फिर हमारा चैप्टर आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आई होगी। मैं थोड़ा पेस आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाऊंगी और अब से कोई भी वीडियो डिले नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वेलकम टू द मेयर क्लासेस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से हैं और अपना आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने जैसे पॉलिटी 6 क्लास की पॉलिटी में हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था और 4th चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पे हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। जैसे इलेक्शंस यूजुअली हेल्ड कब होते हैं, 5 साल के बाद हेल्ड होते हैं, वोटिंग्स होती हैं, फिर उन वोटिंग्स को हम कास्ट करते हैं, गिनते हैं, उसके बाद एक सरकार चुनकर आती है। एक तो वो सिस्टम है। और यहाँ पे अगस्त 2005 में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। 2005 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप मनी पे करोगे किसके लिए, जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, या पीपल एक्सप्रेस देयर। और यहाँ पे क्या आया फिर, पीपल ने ना, लोगों ने अगेंस्ट होना शुरू हो गए कि भाई हम लाइट यूज कर रहे हैं तो हम पे क्यों करें। वो पे करना इसीलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था क्योंकि जब फ्री की चीज होती है ना तो हम बहुत एक्स्ट्रा यूज करते हैं, हम उसको फिर मतलब उसका ध्यान नहीं रखते, फ्री की चीजों को हम ध्यान ही नहीं रखते, हमें ऐसे भी कोई फ्री की चीज फ्री की मिली है, कोई बात नहीं, चलता है,
हम इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारे यहाँ, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे पेमेंट शुरू कर दी कि अब आप बिल पे करोगे, हम पानी का बिल पे करते हैं। वो क्यों है? ताकि हमारे रिसोर्सेज बचे रहे, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, रैलीज निकालना शुरू कर दी। तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया और फिर उनके ओपिनियंस गवर्नमेंट ने सुने कि कितना कैसे होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या ओपिनियन देते हो आप, लोगों के ओपिनियन, अपने ओपिनियन। डेमोक्रेसी में मजा ही यही है कि टू वे कन्वर्सेशंस होती है, कन्वर्सेशंस होती है। सामने वाला क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, दोनों चीजें बातचीत होती है, फिर एक अच्छा सा निचोड़ निकलता है और एक सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। अब नीड टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट, अब कोई भी कंफ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। Conflict occurs when people of different culture, religions, or regions' economic background do not along with each other, or when someone among them feel they are being discriminated. यहाँ पे जो भी कल्चर है, रिलीजन है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, डू नॉट गेट along विद ईच अदर, वो एक साथ नहीं आते हैं और ये क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं एक दूसरे के साथ ना, मतलब भेदभाव फील करते हैं कि यार अच्छा ये सृजन से है, ये सृजन से तो हमारी नहीं बनेगी, अच्छा क्यों नहीं बनेगी, वो ऐसे ना थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों के मन में भी आते हैं। इट हम कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ ए ह्यूमन नेचर। अच्छा फिर लोगों को दिस लीड्स टू फियर, डर लगने लगता है, टेंशन होती है इमंग कि इस एरिया में हम एडजस्ट हो भी पाएंगे कि नहीं, कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेके, कभी कभी बिहेवियर को लेके। जैसे लाइक पंजाबीज इन हरियाणा है, हरियाणा में जो लैंग्वेज स्पीक की जाती है दैट इज हिंदी। वो बहुत खड़ी हिंदी है, वो बात भी कर रहे होंगे ना नॉर्मल बात, हरियाणा के लोग तो ऐसे लगता है कि वो लड़ रहे हैं आपस में। तो वो जो लड़ने वाला सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, तो वो बहुत ना कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती कि आपसे अगर वो नॉर्मल, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, हम तो बस बात ही करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लग रहा है मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, बट इनका इन कंपैरिजन आप हरियाणा के जाट्स देख लोगे, वो बात भी ऐसे करेंगे जैसे लगेगा ये अब भी हमसे लड़ पड़ेगा, ये हम पे गुस्सा करेगा। समटाइम्स हम लोगों में से भी ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल टोन में ही बात कर रहा होता है, वो उसकी नॉर्मल पिच होती है, तो वो लगता है सामने वाले को नहीं 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 इसकी तो पिच बहुत हाई है, ये तो बहुत गुस्से में बात करता है, ये तो लड़ रहा है हमसे। ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। समझ आया? The Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबको मानना जरूरी है, हर एक स्टेट में लागू होता है, हर एक स्टेट को फॉलो करना जरूरी है, हर इंसान पे लागू होता है। जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं इंडिया में, विद इन इंडिया जो लोग रहते हैं, सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, जो भी लॉज है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। अब ये लॉज कैसे बने, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो एक स्टेट का दूसरी स्टेट में हुआ, इट मीन्स हमें कोई लॉ लाना पड़ेगा कि दूसरी स्टेट्स ना आपस में लड़ना शुरू हो जाए। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, कभी रिलीजन्स को लेके भी आ जाते हैं, जैसे ईद को लेके आ जाता है, ईद को लेके, दिवाली को लेके कभी छुट्टीज पे क्लैशेस होने लगते हैं, तो वो भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कभी कभी मुस्लिम्स बोलते हैं आज हमारी ईद थी हमें छुट्टी नहीं दी, कभी हिंदू बोलते हैं आज तो हमारा ये फेस्टिवल था हमें छुट्टी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। तो ये बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारी इंडिया में। The government, particularly the policy, play an important role getting representative of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times there is a fear that violence may erupt. अब इसी की वजह से violence भी इकट्ठा हो जाता है। एक टाइम आता है मुहर्रम, मुहर्रम एक मुस्लिम्स में आता है, एक टाइम पीरियड होता है,
वो मुहर्रम जब निकलता है तो उस टाइम पीरियड पे या मतलब रेल एक पूरा ये झुंड में लोग निकलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के झुंड में लोग निकलते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे कभी-कभी मतलब रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक इन द सेंस कि उनकी प्रैक्टिसेज़ उनको अलाउ होती है कि वो अपनी प्रैक्टिसेज़ अलाउ करें उस टाइम पे रोड्स पे, जो भी उनकी प्रैक्टिसेज़ होती हैं। मुझे तो नहीं पता। और अगर उसी टाइम पीरियड पे किसी हिंदू का कोई फेस्टिवल आ जाए, तो अगर दोनों चीज़ें क्लैश हो रही हो, तो वहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत ही बैलेंस वे में, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे बड़े बैलेंस वे में चलना पड़ता है। अब एक यहाँ पे रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। कभी कभी रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। A river begin in one state and flow through the another and end in the third. कभी कभी एक कभी क्या हमेशा ये होता है कि एक रिवर एक स्टेट से चलती है, दूसरी स्टेट में फ्लो करती है, तीसरी में खत्म हो जाती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट्स एंड द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कंफ्लिक्ट। कभी कभी और ये भी इशू ऑफ कंफ्लिक्ट बन जाता है, बहुत स्टेट्स में अभी भी चल रहा है। For example, you have heard about Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राज सागर डैम। अब जो ये कृष्णा राज सागर डैम है ना, यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है कावेरी का। ठीक है, ये डैम कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है। ये डैम है कर्नाटका में। ये किसके लिए यूज होता है, इरिगेटिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। अब यहाँ पे ना जो बेंगलुरु की सिटी है, वहाँ पे जो पानी की नीड है, वहाँ उसके लिए यूज होता है ये पानी। या फिर आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में जो इरिगेशन के लिए यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। द वाटर स्टोर्ड इन मेरठ डैम इन तमिलनाडु। अब मेट्यूर डैम, अब यही पानी मेट्यूर डैम में भी स्टोर होता है। इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोइंग इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। ये किसके लिए यूज होता है, डेल्टा रीजन इन दैट स्टेट। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं, तो अगर बुक बुक में से आ जाए क्वेश्चन कि कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पे है, दैट इज इन कर्नाटका, किसके लिए यूज होता है, बेंगलुरु सिटी के लिए और इरिगेशन के लिए यूज होता है। मेट्यूर डैम कहाँ पे, तमिलनाडु में है, और क्रॉप्स के लिए यूज होता है ये पानी। और किसके लिए, डेल्टा रीजन में, लिखा है ना डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। ए conflict arises both dams are on the same river। अब ये दोनों डैम सेम रिवर पे है। कृष्णा राज सागर कहाँ पे, कौन से रिवर पे, कावेरी पे। एंड मेटेर डैम भी कहाँ पे है, कावेरी रिवर पे। द डाउनस्ट्रीम डैम इन Tamil Nadu can be only filled up if water is released from upstream and one located in Karnataka। अब ये क्या है, एक बारी फिल होता है तमिलनाडु में, फिर रिलीज होता है कहाँ के लिए, कर्नाटका के लिए। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट। अब दोनों लोगों को अब दो चीजों में डिवाइड हो गया, तो दोनों को ना चीजें मिलती नहीं है, पहले तमिलनाडु फिर कर्नाटका में जाता है। तो यही कन्फ्लिक्ट है, दोनों को लगता है कि हम हमारी नीड्स के हिसाब से हमें पानी मिला ही नहीं है। ये मेन रीजन है वहाँ की कन्फ्लिक्ट का, यही एक रीजन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड सी दैट a fair distribution is worked out for both stated। अब कौन आया, स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, तो सेंटर बीच में आया कि दोनों के डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाए। वैसे ही नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस की भी बात होगी कि हर एक को इक्वालिटी हो, इक्वल राइट्स हो, जस्टिस मिले। कोई बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट ना ही हो, कोई लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट नहीं हो, कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं हो, कोई सोशल कास्ट का लेके कॉन्सेप्ट नहीं हो। तो उसके लिए भी बहुत लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट उठाती है। जैसे एससी गवर्नमेंट, मैं आपको ये पूरी स्टोरी लाइन बता देती हूँ ये क्या है। जैसे एससी गवर्नमेंट है, वो एससी गवर्नमेंट क्या करती है कि सॉरी, सॉरी, एससी गवर्नमेंट नहीं है, एससी कास्ट या एसटी ट्राइब, सोशल कास्ट जो है,
एससी है, एसटी है, ओबीसीज़ हैं, माइनॉरिटीज़, ये जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, सोशल कास्ट हैं, अब इनके लिए क्या है, अब फॉर्म निकलेगा, अगर एक फॉर्म निकलता है ₹1000 का, तो ये जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, इनके लिए फॉर्म की फीस कम होती है। फिर इनका कट ऑफ भी कम निकलता है। क्यों? क्योंकि इनको एक टाइम पे रिसोर्सेज़ टाइमली नहीं मिल पाए। फिर कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हाँ, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कि ये लोग भी पढ़ें, ये लोग भी बढ़ें आगे, जैसे लड़कियों को भी बढ़ावा देने के लिए इनकी एग्ज़ाम्स की फ़ीस ही नहीं होती है। एग्ज़ाम्स की फ़ीस एग्ज़म्प्टेड हो जाएगी या कट ऑफ में कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बिल्स लाती है गवर्नमेंट कि एक वुमेन सेक्शन भी आ सके, एक सोशल बैरियर्स जो हैं कास्ट को लेके, ट्राइब्स को लेके, वो खत्म हो सके, ये सब के बारे में। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय क्लासेस। बाय बाय।